हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आपका एक तो सीमेंट है, एक आपका लाइम है ना। देखो, सीमेंट और लाइम से रिगार्डिंग हम यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का सिलसिला हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। पहला सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछा, एसएससी जी का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर मैं बता दूं तो 2017 के अंदर आप लोग को यहाँ पर ये देखा गया था, है ना। ये 24 जनवरी को आप लोग की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ये पर्टिकुलर सवाल आपको देखने को मिला था। सवाल आपसे कह रहा है, द फील्ड टेस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंसिस्ट इन पुटिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर, ए गुड क्वालिटी सीमेंट विल बी। आप लोगों से यहाँ पर बोला हुआ है कि सर अगर यदि हम यहाँ पर क्या करें, एक पानी की बाल्टी लें, पानी की बाल्टी के अंदर अगर हम सीमेंट डालें तो सीमेंट का क्या होगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, सीमेंट के साथ कुछ पर्टिकुलर फील्ड टेस्ट आप लोग यहाँ पर करते हैं। कुछ तो लैब के अंदर हो जाते हैं। लैब के अंदर जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर सेटिंग किस तरह से चेक करते हैं, इनिशियल सेटिंग कैसे देखते हैं, फाइनल सेटिंग कैसे देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट कैसे देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट कैसे देखते हैं, ये सारी डिस्कशन आप थोड़ा बहुत पहले कर चुके हैं। अब अगर आप लोगों से मैं बात करूं फील्ड टेस्ट के बारे में तो फील्ड टेस्ट आप लोग का ऑन द फील्ड किया जाता है, जहां पर आपके पास किसी तरह से कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो उसमें सबसे पहले तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर क्या करें, अपना हाथ जो है सीमेंट के गड्ढे के अंदर डालें, है ना। तो जब आप लोग यहाँ पर अपने हैंड को आप लोग यहाँ पर सीमेंट के बैग के अंदर पुट करोगे, सीमेंट के बैग के अंदर पुट करोगे, तो आपको यहाँ पर कैसा लगना चाहिए, आपको यहाँ पर ठंडा लगना चाहिए। कैसा लगना चाहिए, कूल आप लोगों को यहाँ पर फील होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड बात क्या है कि जब आप लोग रब करें, रब किसको करें, सीमेंट को। जब आप लोग रब करें सीमेंट को, तो सीमेंट जब आप लोग रब करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कैसी फीलिंग आनी चाहिए, आपको यहाँ पर स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए कि आप लोग का जो है वो पर्टिकुलर स्मूथ तरीके से आप लोग का चला है। थर्ड नंबर पे जब आप लोग यहाँ पर इसको इनटू द वाटर आप लोग यहाँ पर डालें, इनटू वाटर सीमेंट को आप लोग जब आप लोग इनटू वाटर डालें तो आप लोगों के साथ क्या रहेगा, सीमेंट आप लोगों का यहाँ पर क्या करें, थोड़े टाइम के लिए तो पानी के ऊपर तैरे, लेकिन बाद में आपका क्या करें, कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए। कैसा हो जाए, सबमर्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सबमर्ज होना चाहिए। इट मींस आप लोग का यहाँ पर नीचे डूब जाना चाहिए। इसके अलावा भी आप लोग यहाँ पर देखो तो आप लोगों को यहाँ पर एक और ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका सीमेंट है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स आल्सो, यानी कि जो है आप लोगों को यहाँ पर उसमें किसी तरह से लम्प्स या किसी तरह से बड़े आप लोगों को यहाँ पर ढेले से आप लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आए, तो आप लोगों का सीमेंट बेटर तरीके से अच्छा दिखे। इसके अलावा एक और फील्ड टेस्ट है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर कलर देख सकते हैं कि कलर आप लोगों को यहाँ पर कैसा दिखना चाहिए। कलर आप लोगों को दिखना चाहिए ग्रेश ग्रे, यानी ग्रेश ग्रे कलर अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पर एक बार वो कह सकते हैं कि सीमेंट मेरा बिल्कुल सही है। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, ये आप ऑन द फील्ड आप लोग चेक कर सकते हैं सीमेंट को कि सीमेंट आप लोग का अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है ना। तो ये टेस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा दिए। तो इसके अंदर आप लोगों से पूछा है कि सर जब आप थोड़ी सी अमाउंट का सीमेंट जो है आप लोग पानी के अंदर डालोगे, वाटर बकेट के अंदर डालोगे, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक क्वालिटी का सीमेंट, एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट थोड़े टाइम के लिए शुरुआत में तो आपको तैरता हुआ नजर आएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप लोगों को पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ये सिंक हो जाएगा इनटू द बॉटम ऑफ द बकेट, ठीक है। इट विल नॉट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, क्योंकि सीमेंट की अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ अ गुड सीमेंट आप लोगों को लगभग आपको देखने को मिलेगी 1440 kg पर मीटर क्यूब के आसपास, या इसको आप रफली अराउंड 1450 भी ले लेता है ना, 1450 भी ले लेता है। और पानी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोगों सबको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो आप लोग खुद ही बता दो कि जो है आप लोगों का सीमेंट डूबना चाहिए, सीमेंट तैरना चाहिए। तो सीमेंट ऑब्वियस बात है डूबना चाहिए, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो आपका अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो आप लोगों का सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। अगला, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ रोड। देखो, रोड का जो रिपेयरिंग वर्क चलता है, तो रोड का रिपेयर वर्क आपको करना है जल्दी से, क्योंकि रोड का रिपेयर वर्क करना है इसका मतलब रोड को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो रोड का रिपेयर वर्क के लिए रोड को आपको ब्लॉक करना पड़ता है। रोड को ब्लॉक करना ज्यादा टाइम तक ट्रैफिक जाम होने की कंडीशन बन जाती है। ट्रैफिक जाम आप बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको रिपेयरमेंट करना होता है जल्दी। अब जल्दी रिपेयरमेंट का मतलब यह है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है किसी पर्टिकुलर सीमेंट की, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आप लोगों को जल्दी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आप लोगों को क्या चाहिए, जल्दी चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई मिला कह सकते हो कि सर अर्ली स्ट्रेंथ आपको चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। अर्ली स्ट्रेंथ देने वाला जो आप लोगों का सीमेंट है वो आप लोग अडॉप्ट कर लेंगे, और अर्ली सीमेंट देने वाला जो आपका स्ट्रेंथ है दैट इज द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये जल्दी से क्या करता है, आपको यहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ आप लोगों को दे देता है, ठीक है। लो हीट सीमेंट आपको टाइम लेगा, हाई इल्यूमिनस सीमेंट आप लोगों को यहाँ पर ये भी टाइम लेता है, लेकिन हालांकि मैं बात करूं तो ये इनिशियल पीरियड के अंदर जल्दी से सेट हो जाता है, जल्दी से हार्डन हो जाता है।
लेकिन आप लोग अगर कंपेरिजन करें तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है ये आप लोग को बेटर तरीके से स्ट्रेंथ देता है। अगर आप लोग बात करें जनरली तो 3 दिन की जो स्ट्रेंथ है, 3 डे स्ट्रेंथ है ओपीसी की, ये बराबर रहेगी 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ द आरएचसी की, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 डे स्ट्रेंथ के बराबर। ठीक है, तो यहां पर ये इतनी जल्दी आप लोगों का कर लेता है कि बहुत ही फायदेमंद है। देखो यहां पर अगर 7 डे में जितनी ओपीसी स्ट्रेंथ गेन करता, ये आप लोग का 3 दिन में गेन कर लेगा। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, ट्रैफिक से जल्दी छुटकारा पा सकते हो, इसलिए आप लोग यहां पर क्या करते हो, आरएससी को यूज करते हो फॉर द रोड रिपेयर वर्क। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट आप लोग बेसिकली उस जगह पे यूज करते हैं जिस जगह पे आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा सल्फेट्स की वैल्यू दिख जाती है, जैसे मराइन कंडीशंस है जहां पर बहुत ज्यादा सल्फेट अटैकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल सकती है। सल्फेट जो है ये हमारे सीमेंट के साथ रिएक्ट करके पूरे के पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े आप लोगों को यहाँ पर क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट आप लोग जहां पर सॉल्ट्स या सल्फेट्स ज्यादा देखने को मिले वहीं पे आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज करेंगे। अगला है विच इज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रेशन। देखो यहाँ पर ना 2 चीजें याद अच्छे से पढ़ना। एक आपसे बोलता है टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग बात है, रेट ऑफ हाइड्रेशन अलग बात है। रेट ऑफ हाइड्रेशन आपको बताती है स्पीड ऑफ हाइड्रेशन, किस स्पीड से गया है ना। और आपको यहाँ पर अगर मैं टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलाती है कि टोटल कितना गया है ना। दोनों में अलग अलग बात है। जैसे उसेन बोल्ट दौड़ता है 100 मीटर 200 मीटर है ना, ये रेस है ना, तो भागता वो फास्ट है लेकिन भागता शॉर्टर पीरियड के लिए है ना। वहीं पे टोटल की बात करूं तो मैराथन की बात कर लो, मैराथन रहती कितनी लंबी रहती है मैराथन है ना, तो उसके अंदर स्पीड तो भले ही कंटेस्टेंट्स की कम रहती है, लेकिन वो जो नंबर जो जितने घंटों तक भागते हैं, जितनी स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर करते हैं ना वो लोग, वो आप लोग का यहाँ पर डिफरेंट आप लोग को मिलता है। तो अगर आपसे कहते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन, दैट मींस स्पीड ऑफ हाइड्रेशन के बारे में बात कर रहा है, तो स्पीड ऑफ हाइड्रेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आप लोगों का यहाँ पर रहती है C4AF की है ना। इसकी स्पीड बहुत फास्ट है लेकिन निकलता बहुत कम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो आप लोग का यूजफुल कंटेंट है ना, इससे बहुत कम निकलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत फास्ट है C4AF। C4AF के बाद आप लोग बात करेंगे C3A। C3A होगी आप लोग बात करें सबसे पहले इनिशियल टाइम से रिएक्ट करने लग जाता है, और C3A के बाद आप लोग का C3S, और ऑब्वियस बात है C2S सबसे लास्ट में आएगा। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, C2S जो है आप लोगों को देता है फाइनल स्ट्रेंथ, ये आपको फाइनल स्ट्रेंथ देता है। कोई चीज अगर फाइनल स्ट्रेंथ देती है इसका मतलब है सबसे लेट रिएक्ट कर रही है। जो चीज सबसे लेट रिएक्ट करेगी उसके अंदर आप लोग को ऑब्वियस बात है हाइड्रेशन होना बहुत ज्यादा कम है। जिसके अंदर देखो सीधी सी बात है, जिसका हाइड्रेशन जल्दी होगा ना वो जल्दी से आप लोग का रिएक्ट कर जाएगा। हाइड्रेशन का मतलब कितना होता है कि सीमेंट के अंदर जब पानी मिलाएंगे तो रिएक्शन कब स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे आप लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलती चली जाएगी सीमेंट के अंदर। तो C2S सबसे लेट रिएक्ट करता है। जो चीज सबसे लेट रिएक्ट करती है वो सबसे लेट बनेगी, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप लोगों को सबसे लेट आप लोगों को मिलते हुए नजर आती है। तो इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। इसको आप लोग अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये आपका सबसे पहले आपका रिएक्ट करता है, सबसे पहले कंपाउंड को रिएक्ट करता है तो C3A रिएक्ट करता है, और C4AF उसके बाद सेकंड कंपाउंड है जो कि रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इन सबके मामले में सिर्फ इतना वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखके चलिए कि अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर दे तो C4AF सबसे पहले आएगा, फिर आप लोग का ही आएगा। वहीं पे अगर यदि आप लोगों से अगर यदि ये कहते हैं टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन ना, ये कहते हैं टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये देख लेना टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखा है ना, लिख देता हूं इधर टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहले C3A का नाम आएगा, देन आपका C3S आएगा, और देन आपका C4AF आएगा, देख लेना, और इसके बाद C2S। देखो कुल मिला के बस ये समझो C2S तो सबसे लास्ट में रहेगा ही रहेगा हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन में सबसे कमजोर है। बस आप लोगों ने क्या करना है, इसको उठा के आप पुट कर देना पूरी लाइन C में, बस इसको उठा के आप लोगों को इस जगह पुट कर देना और बाकी सारा मामला सेम है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर फिलहाल C4AF जिसमें आगे दिख जाए वही आंसर है, तो ये आप लोग का फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट निकल जाएगा, फोर्थ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला, फॉर सप्लाई लाइम इन मेजर्ड। देखो लाइम को कैसे मेजर करते हैं सप्लाई के लिए। देखो 50 किलो के बैग में लाइम नहीं मिलता, 50 किलो के बैग में क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, 50 किलो के बैग में मिलता है आपको सीमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सीमेंट आप लोग को यहाँ पर 50 किलो के बैग में मिलता है। ठीक है, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में क्या आती है, मीटर क्यूब में आपकी सेंट वगैरह आती है ना, तो सेंट वगैरह अगर यदि कभी आप लोग मंगा दो तो सेंट वगैरह आपको यहाँ पे मीटर क्यूब के अंदर मिलती है। अब आता है किलो या क्विंटल। देखो किलो भी क्विंटल भी सेम बात है ना, दोनों वेट मेजरमेंट का तरीका है, लेकिन आप लोग यहाँ पर जब भी मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के हिसाब से, तो आप लोग ऐसा नहीं है घर के अंदर छोटा सा काम कर रहे हो है ना, आपको बहुत बड़ा सा काम करना होता है। तो आप लोग लाइन को मेजरमेंट करते हैं वो किलोग्राम में नहीं करते, आप लोग क्विंटल में करते हैं। किस में करते हैं, क्विंटल में। तो ऑप्शन जो है डी सही निकलेगा है ना,
किलोग्राम्स में नहीं करते, किलोग्राम बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाती है। आप लोग 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो लाइन थोड़ी मंगा रहे हैं। हमें काम करना बहुत लंबा सा काम करना है, तो आपको यहाँ पर लाइन मंगाना पड़ेगा ज्यादा रेट में, तो आप लोग क्विंटल्स के अंदर उसको यहाँ पर आप लोग दिखाते चलते हैं। चलो, फॉर रोड पेमेंट सीमेंट जनरली यूज्ड इज, तो आपको पता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आप लोग जनरली काम में लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देखो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आप लोग जनरल बिल्डिंग्स के अंदर काम में ले लेते हैं। लो हीट सीमेंट आप लोग वहां काम लेते हैं जहां पर डैम्स वगैरह का मामला हुआ है ना, जहां पर डैम्स वगैरह बना रहे हो, या फिर डैम्स भी नहीं समझो तो आप लोगों को यहाँ पर एक वर्ड बता देता हूं जिससे पूरा काम लगेगा। जहां पर मास कंक्रीटिंग हो रही हो ना, जहां पर मास कंक्रीटिंग आप लोगों को करनी हो, वहां पर सबसे प्रेफरेबल अगर यदि कोई बोले तो लो हीट सीमेंट होता है। ये बहुत धीरे धीरे आप लोगों का रिएक्शन देता है, और धीरे धीरे स्लो रिएक्शन देता है, तो स्लो अमाउंट में आपकी हीट निकलती है। अब देखो हीट पे बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं कह दूं कि सर यहां पर मैंने सीमेंट डाला हुआ, ये यहां पर मैंने सीमेंट डाला हुआ, ये है ना, इसमें से हाई स्पीड से आप लोगों को यहां पर क्या कर रही है, यहां पर हीट निकल रही है, हाई स्पीड से हाई रेट से हीट निकल रही है, और यहाँ पे बिल्कुल स्लो बहुत ही कम अमाउंट की हीट निकल रही है। तो ऑब्वियस बात है जब हीट निकलती है तो यहाँ पर क्रैक, डैमेजेस, साथ के साथ ही उस हीट की वजह से जो पानी है, वाटर कंटेंट, इन तीनों चीजों पे आप लोगों को यहाँ पर अफेक्ट देखने को मिलता है। दैट मींस यहाँ पर ये आप लोगों के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई रेट से हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर निकल रही है तो ये आप लोग यहाँ पर क्या कर सकती है, आपकी डैमेज कर सकती है टू द स्ट्रक्चर्स। दैट मींस आप लोग को यहाँ पर स्लो रेट से करनी पड़ती है। जब भी हम यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट की कंक्रीटिंग करने वाले होते हैं तो हमें देखना होता है, देखो जब भी बहुत हाई रेट से कंक्रीटिंग करोगे ना, तो आपको पता है बहुत ज्यादा अगर आपने कंक्रीट एक ही जगह डाल दिया तो बहुत ज्यादा आपकी अमाउंट की, एक्सेस अमाउंट की हीट निकलेगी। वो हीट आप लोग के डैमेज ना कर दे स्ट्रक्चर को, इसीलिए आप लोग यहाँ पर जब भी बास कंक्रीटिंग करते हैं, जैसे कि डैम वगैरह के अंदर आप या पायर बना रहे हैं, ब्यूटमेंट बना रहे हैं, तो कितना सारा कंक्रीट एक साथ डलता है, तो कितनी हीट निकलेगी वहां से, है ना। तो या इस चीज से बचने के लिए आप लोग यहाँ पर मास कंक्रीटिंग के लिए डैम्स वगैरह के अंदर आप लोग लो हीट सीमेंट को यूज करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के अंदर आप लोग ब्लास्ट फर्नेस को आप लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जो ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैग निकलता है ना, उस स्लैग को आप लोग एक्स्ट्रा अमाउंट का ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा बेटर टाइप का सीमेंट रहता है आप लोगों का, रादर देन दी ओपीसी, है ना, क्योंकि स्लैग जो होती है ना, वो स्लैग भी आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर उसमें सिलिका अमाउंट बहुत अच्छा रहता है, सिलिका अमाउंट बहुत अच्छा रहता है, तो CHS जेल आप लोगों को ये बना देती है, जैसे फ्लाई काम करता है ना आपका, सेम तरह से ये भी आप लोगों को यहाँ पर काम करता है। ये आपकी कम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, ये भी आपको लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी है ना, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की। बढ़ते हैं आगे। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद। देखो हाइड्रेशन किस किस के साथ एक्शन होगा, मैंने बोला सीमेंट के अंदर जितने भी कंपाउंड है, जो जो कंपाउंड आप लोगों का पानी के साथ एक्ट करेगा वो सारे कंपाउंड हम लोग देखते हैं। तो हम कितने कंपाउंड देखते हैं, 4 कंपाउंड देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर C3 है, जो कि सबसे पहले बनता है, फिर बनता है C4AF, फिर C4AF के बाद बनता है आपका C4AF के बाद आपका रिएक्ट होता है C3S के साथ, फिर लास्ट में C2S। तो ये 4 वो कंपाउंड है। ट्राइगैल्शियम एल्यूमिनेट, आप लोगों को टेट्रागैल्शियम, देखो ये भी दे रखा होगा ना, आप नहीं दे रखा क्या? अच्छा ये भी है, ये मत भूल जाना, एल्यूमिनोफेरेट है ना, टेट्रागैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ट्राइगैल्शियम सिलिकेट और डाइगैल्शियम सिलिकेट, है ना। ये चारों के चारों रिएक्ट करते हैं आप लोगों के, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम देता है, ये इनिशियल स्ट्रेंथ देता है आपको, ये फाइनल स्ट्रेंथ देता है आप लोगों को, है ना। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन इसकी सबसे हाई रहती है। इसके अलावा C4AF का आपका कोई खास काम नहीं है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट, इनमें से सभी चीजें आप लोगों की यहाँ पर पानी के साथ रिएक्ट करने वाली होती है। अगला, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कौन कौन से टेस्ट करते हैं। देखो क्वालिटी कंट्रोल के लिए सारे टेस्ट करते हैं आप लोग। क्वालिटी क्या होती है, देखो जो डिजायरेबल चीजें होती हैं उनको क्वालिटी बोल देते हैं। देखो जैसे कि मान लो सेटिंग टाइम टेस्ट क्यों करते हैं, यार सर मेरे को ना इतना टाइम तो चाहिए जिससे मैं सीमेंट के अंदर पानी मिलाऊं, तो पानी मिलाने के बाद उसको उठा के मैं अपने दीवार पे चिपका सकूं, इतना टाइम चाहिए। बिल्कुल उसी को यहाँ पर सेटिंग टाइम कहते हैं कि सीमेंट कितनी देर में सेट होगा। आपको सेट होने में कितना टाइम लगा रहा है, इनिशियल सेट कितना हो रहा है, फाइनल सेट कितना हो रहा है, उसमें कितना टाइम लगा रहा है। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द सीमेंट, है ना। सेकंड साउंडनेस, साउंडनेस भी एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल मेथड है। साउंडनेस क्या होता है कि देखो अभी सीमेंट है, अभी आपका गीला सीमेंट है, गीला होने के बाद सूखेगा भी सही, है ना। तो दोनों टाइम में वॉल्यूम में कितना चेंज कर रहा है वो। देखो अभी मान लो मैंने अभी लगाया, अभी इतनी जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, सीमेंट डाला हुआ है। मैंने देखा सूखने के बाद ये इतना फूल गया, इतना फैल गया, तो ये तो गलत बात हो गई ना, है ना। इसको बोलते हैं साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब वॉल्यूम चेंज। अरे आवाज से नहीं है इसका मतलब, आवाज से नहीं है इसका मतलब, साउंडनेस का मतलब सीधा सीधा वॉल्यूम में कितना चेंज करेगा आफ्टर सेट होने के बाद, ये कितना वॉल्यूम के अंदर चेंज करेगा। अब कोई चीज पहले ऐसी है फिर ऐसे होगी तो क्या होगा,
क्रैक वैक डेवलप होंगे बिल्कुल। तो यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप लोग क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आप लोग पहले साउंडनेस चेक कर लेना है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि देखो वैसे तो मेरे सीमेंट बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए ही प्रॉन है, बट हल्की फुल्की उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आती है, उसके लिए भी आप लोगों को पहले टेस्ट करके रखना होता है कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज वेल एज। इसके अलावा जितने भी टेस्ट आपको दिख रहे हैं ना सारे दुनिया भर के आप लोग यहां पर लिख दो, सबके सब क्वालिटी कंट्रोल ही करता है आप लोग। तो ऑल ऑप्शन आर दी करेक्ट आंसर। अगला, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर आईएसटी। अच्छा देखो अगर आपको बोल दे कि सर इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट करना है या आपसे कह दे फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करना है ना, इन दोनों के लिए जो वाटर यूज करोगे ना आप, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है सीमेंट आप लोग यहां पर क्या करोगे, सीमेंट पेस्ट से आप लोग सीमेंट का ऊपर टेस्ट कर रहे हो, तो सीमेंट का पेस्ट बनाओगे या सीमेंट के साथ सैंड का पेस्ट बनाओगे, सीधी सी बात है ना। तो सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए पानी डालोगे सीमेंट में, सीमेंट में कितना पानी डालना है टेस्ट करने के लिए। अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट करना है, फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करना है, कितना पानी डालूं सर उसके बाद टेस्ट करना चालू करो, तो देखो तो आप इसमें डालते हो 0.85 पी, 0.85 पी, 0.85 का मतलब पी का मतलब क्या है, पी इज द कंसिस्टेंसी, पी को कंसिस्टेंसी बोलेंगे। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारी 30% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट पे आती है, यानी कि देखो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगी कितनी, 30% ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट। यानी कि अगर आपने 1 केजी सीमेंट लिया है तो उसके अंदर आप लोग यहां पर क्या करेंगे, उसी हिसाब से आप लोग यहां पर 30% आप लोग यहां पर क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है। सेम तरह से अगर यदि यहां पर मैं बात करूं तो अगर यदि आप लोग जितना भी पेस्ट बना रहे हैं उस पेस्ट का आप लोगों को यहां पर क्या करना है, 85% ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पानी मिला के फिर आप लोग वो जो पेस्ट है उस पेस्ट के ऊपर चेक करेंगे कितनी आप लोगों का यहां पर इनिशियल सेटिंग टाइम आ रहा है, कितना आप लोगों का फाइनल सेटिंग टाइम आ रहा है। क्लियर है, बिल्कुल। सेकंड, अब देखो इनिशियल फाइनल के लिए तो यहां पर तो आंसर हो गया 0.85 पी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको साउंडनेस चेक करना है तो साउंडनेस के लिए जो पर्टिकुलर पेस्ट बनाओगे ना वो पेस्ट बनाते हैं हम लोग 0.78 पी से। इसके अलावा आप लोग जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे होते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आप लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं P/4 प्लस 3.5% ऑफ वाटर, जहां P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आप लोग कर रहे होते हैं, देखो नाम देखो सारे के साथ सब जगह आप लोगों से पूछेगा है ना। अब बार बार आप लोगों से पूछे तो बार बार अलग अलग बताने से अच्छा है एक बार और बता दो, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। P/5 प्लस 2.5%, इतना आप लोग यहां पर क्या करते हैं, आप लोग इतना आप लोग यहां पर पानी मिला देते हैं। क्लियर है, चलो अगला, ये हो गया आपका अगला। व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना % पानी तो चाहिए सर मैं सीमेंट के अंदर कितना पानी मिलाऊं कि पूरी रिएक्शन अच्छी हो जाए, बताओ। तो देखो मैं बताता हूं कितना चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ देखो जनरल केस बता रहा हूं, बिल्कुल जनरल केस बता रहा हूं। आपको हाइड्रेशन करने के लिए पानी चाहिए होता है कितना, हाइड्रेशन का मतलब है कि सर रिएक्शन होती है कितने % पानी से, 23% पानी से। तो सर 23% पानी इज द करेक्ट आंसर, नहीं, 23% पानी आपको रिक्वायर्ड है हाइड्रेशन के लिए और बाकी का पानी आपका वॉइड फिलिंग के लिए काम आएगा। देखो ऑब्वियस बात है वॉइड भी फिल होंगे, देखो पूरा पानी डालता हूं ना, सारा का सारा पानी रिएक्ट तो करना नहीं है, कुछ अमाउंट का पानी वॉइड्स के अंदर फिल करके आ जाता है और वॉइड फिलिंग के लिए लगभग लगता है 15% वाटर। दीज आर दी वाटर कंटेंट, है ना। तो आप लोगों को टोटल कितना पानी चाहिए, लगभग आपको पानी है 38%। तो 38% के आसपास का पानी जनरली आपको रिक्वायरमेंट रहता है फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन। क्योंकि हाइड्रेशन कंप्लीट, जैसे अगर किसी चीज में पानी डालता हूं पहले तो वॉइड फिल होता है फिर उसके बाद रिएक्शन होने चालू होती है ना, यही होता है जनरली। पहले पानी डालूंगा, पहले वॉइड फिल होंगे, वॉइड फिल होने के बाद रिएक्शन होना चालू होगी। तो वॉइड फिलिंग और साथ के साथ ही हाइड्रेशन के लिए अगर कंप्लीट हाइड्रेशन बोल दिया तो कंप्लीट हाइड्रेशन में दोनों मामला चलने वाला है ना। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए मेरे को एक सीमेंट के अंदर 38% पानी आपको डालना पड़ेगा। तो 38% पानी आप लोग यहां पर किस रेंज में लाई करता है, तो 0.35 से लेकर 0.45 वाली रेंज में लाई करता है। दैट मींस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगला, व्हाट इज द टेंपरेचर रेंज। देखो सीमेंट किल्न के अंदर, देखो ऑब्वियस बात है सीमेंट के ना, सीमेंट के लिए पहले क्या करते हैं आप लोग, एक बार तो कैल्सिनियस मटेरियल, देखो मैं बताता हूं आपको यहां पर जनरली आप लोग बताता हूं क्या क्या लगता है। देखो आपको दो चीजें लगती है, लगती है, एक लगता है आपको कैल्सियस कंपाउंड, एक लगता है आपको आर्जिलिशियस कंपाउंड, है ना।
तो कैल्सिनियस और आर्जिलिशियस कंपाउंड को, इन दोनों को ना प्रॉपर तरीके से आप लोग यहां पर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर पूरी प्रोसेस है, लेकिन मैं पूरी प्रोसेस के अंदर नहीं जा रहा हूं। कैल्सिनियस कंपाउंड के अंदर आप लोग यहां पर लाइम को ले लें, लाइम को ले लें, है ना, और आपको यहां पर या चॉकस्टोन को ले लें, लाइम को ले लें, चॉकस्टोन को ले लें, है ना, और आर्जिलिशियस कंपाउंड के अंदर आप क्ले को ले लें, शेल को ले लें, है ना, ठीक है। ये तो आप लोग क्या करते हैं, लाइम को और क्ले को प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करके, क्रश करके, ग्राइंड करके प्रॉपर तरीके से वॉश मिल, ट्यूब मिल, जैसे भी आप लोगों को डालना है डाल डूल के प्रॉपर तरीके से करेक्ट प्रोपोर्शन में, फिर आप लोग फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पर किल्न के अंदर डालते हैं। तो इस किल्न के अंदर डालते हैं ना, इस किल्न के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है, तो 1300 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है इसमें। इसके बाद इस पूरे कंपाउंड को गर्म करके आप लोग फाइनली जो आपको मिलता है वो मिलता है क्लिंकर। देखो मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, लेकिन उतना प्रोसेस बता रहा हूं जितने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्लिंकर जो है ना, ये क्लिंकर जो है 3 से लेके 8 mm की साइज का रहता है। क्लिंकर का ना मोटे मोटे आप लोगों को यहाँ पर इस साइज के आपको डले देखने को मिलेंगे, है ना। तो उनको फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इनको फाइनली आपको क्रश करना पड़ता है। क्रश करते हैं, फिर जिप्सम मिलाते हैं, फिर जिप्सम मिला के आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बैग के अंदर पैक करते हैं, फिर आप लोग का सीमेंट बैग बनता है, फिर आप लोग इसको सप्लाई कर देते हैं। तो पूरा मामला ये रहता है। तो देखो जो मेजर चीज थी वो मैंने बता दी आप लोगों को। पहली चीज कैल्सिनियस कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिपेंड ऑन ड्राई मेथड से आप लोग मिक्स कर रहे हो कि आप लोग यहाँ पर वेट मेथड से मिक्स कर रहे हो। तो कैल्सिनियस कंपाउंड और आर्जिलिशियस कंपाउंड, इन दोनों को आप लोग लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप लोग यहाँ पर ट्यूब मिल के अंदर आप लोग यहाँ पर डालते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके छोटे छोटे, देखो ऑब्वियस बात है पत्थर तो बड़ा सा होगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के आप लोग किल्न के अंदर डालते हैं। किल्न जो है, किल्न के अंदर प्री हीटिंग होती है, प्री हीटिंग होने के बाद आप लोग यहाँ पर गर्म करते हैं। तो किल्न का अंदर टेम्परेचर आता है 1300 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का। फिर वहां से आप लोग क्लिंकर मिल जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्लिंकर बनके निकलता है। फिर क्लिंकर आपको 3 से 8 mm का मिलता है, उसको आप लोग यहाँ पर क्रश कर देते हैं, क्रश करने के साथ साथ ही जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद आप लोग बैग में पैक करके बाहर पटक देते हैं, ठीक है। ये आपका बैग अब रेडी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन द किल्न, है ना, ठीक है। अब कभी कभी आपको रेंज बढ़ा के दे दे तो 1200 से 1600 तक चले जाना आप, है ना। अगर रेंज अगर थोड़ी सी एक्सटेंडेड दे दे तो 1200 से 1600 वाली रेंज आप लोग पकड़ लेना, है ना, एक्सटेंडेड रेंज अगर आपको दे दे तो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। Which of the following is used to test for fineness of cement? देखो सीमेंट की फाइनेस को टेस्ट करने के तरीके की तरफ पूछा हुआ है। देखो एयर कंटेंट मेथड नहीं है, एयर परमिटिविटी मेथड हाँ। देखो तो सीमेंट के लिए अगर फाइनेस टेस्ट की बात करेगा तो फाइनेस टेस्ट में ना आपसे यहाँ पर 2-3 टेस्ट के बारे में याद रखना है आपको। पहला तो होता है सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस से आप लोग यहाँ पर फाइनेस कर लेते हैं आप ना, सीव मेथड या सीव टेस्ट, सीव ही लिख देता हूँ बस, ठीक है, सीव से समझ जाओगे आप, है ना। सीव एनालिसिस कर दो, पहला तो कर दो सीव एनालिसिस, है ना, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप लोग यहाँ पर आपको याद रखना है एयर परमिबिलिटी टेस्ट, है ना। एयर परमिबिलिटी टेस्ट को तो पता नहीं क्या फेवरेट मान के रखा है इसने, इसको लगता है कि पता नहीं लोग गलती करके आएंगे, एयर परमिबिलिटी टेस्ट को लोग परमिबिलिटी का लगा के आ जाते हैं, लेकिन एयर परमिबिलिटी टेस्ट एक्चुअल में आप लोगों को काम में आता है फाइनेस ऑफ सीमेंट निकालने के। थर्ड नंबर पे आपको जो टेस्ट याद रखना है वो याद रखना है सेडिमेंटेशन टेस्ट, है ना। सेडिमेंटेशन टेस्ट से भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन सेडिमेंटेशन टेस्ट अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग इसको भी आप लोग याद करके रख लें, है ना। तो एयर परमिबिलिटी टेस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले रहे देखो विकेट अप्रेंटिस क्या काम आता है, ये आपको काम आता है इनिशियल सेटिंग टेस्ट और फाइनल सेटिंग टेस्ट, है ना। तो इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग निकालने के लिए चैटलियर आप लोगों को साउंडनेस निकालने का काम आता है, ये आपको साउंडनेस टेस्ट है ना, साउंडनेस निकालने के काम में आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Which is of the below is not a plaster type based on material। देखो अब देखो प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर करने के लिए चाहिए होता है आपको मोटार। क्या चाहिए होता है प्लास्टर करने के लिए? चाहिए मोटार। अच्छा इसमें से कितने मोटार के नाम सुने आपने, सही से बताओ। देखो सीमेंट मोटार का नाम सुना है आपने, बिल्कुल। देखो सर सीमेंट को ले लेते हैं और सीमेंट मोटार आप लोग यहाँ पर बना देते हैं। जनरली जो रेंज रहती है वो 1:3 के रखते हैं अगर वॉल प्लास्टर कर रहे हैं तो, है ना, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पर जिप्सम मोटार का नाम सुना है क्या? नहीं सुना। देखो तो जिप्सम एक्स्ट्रा रहता है या मैं कहता हूं जिप्सम एडेड मोटार आप लोग बनाते हैं। जिप्सम प्लस सैंड आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जिप्सम सीमेंट प्लस सैंड आप लोग यहाँ पर जनरली यूज करते हैं। ये जिप्सम मोटार पहले के टाइम में थोड़ा ज्यादा यूज किया जाता था, आजकल थोड़ा सा ऑब्सोलीट आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगला लाइम मोटार। लाइम मोटार भी अब आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है ना, लाइम मोटार भी अब लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग जनरली सीमेंट मोटार यूज करते हैं, है ना। जनरली बात करूं तो ये जिप्सम मोटार जो है थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जिप्सम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, लगभग थोड़ी सी अच्छी है। जिप्सम का जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता आप लोग समझते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हैं आप लोग, पीओपी। पीओपी आपका जिप्सम से मिलता है ना।
तो पीओपी से मूर्तियां बनाई जा सकती है। तो जिप्सम से आप लोग का मोटार डाल के आप लोग जनरल समझा देता हूँ, जिप्सम से आप लोग यहाँ पर जनरली क्या कर सकते हो, आप लोग ये काम कर सकते हो। इसकी बाइंडिंग मटेरियल कैपेसिटी इसकी अच्छी है जिप्सम मोटार की, है ना। लाइम मोटार पहले के अभी भी देखो यूज तो सब जगह कर लेते हैं, मोटार है प्लास्टरिंग के लिए तो जिप्सम भी काम में आ जाता है, आप लाइम भी कर लेते हो, जनरली हम लोग सीमेंट से करते हैं, है ना। तो लाइम मोटार जो है लाइम से बन जाता है, लाइम का प्लस सैंड का आपका मिक्सचर है, लाइम सैंड का मिक्सचर आप लोग यहाँ पर जनरली बनाते हैं। इसका रेशो कंपेयर टू सीमेंट आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। डिपेंड्स ऑन किस जगह पे लगा रहे हो आप लोग इस मोटार को, कहां पे यूज कर रहे हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर पोजोलोना। देखो पोजोलोना मोटार, और आप लोगों का यहाँ पर बताओ पोजोलोना मोटार नाम सुना आपने? पोजोलोना पता है क्या होता है? पोजोलोना का मतलब होता है आप लोगों का यहाँ पर हाईली सिलिशियस एंड एल्यूमिनियस मटेरियल, अगर मैं बात करूं तो सिलिका ही ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा रहती है सिलिका का कंपाउंड, आप लोगों को यहाँ पर 35 से 40% तो मिनिमम देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो जो ज्यादा सिलिशियस हाईली सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल होते हैं उनको पोजोलोना बोलते हैं। पोजोलोना की खुद की कोई बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती, नो बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि आपस में बाइंड होता ही नहीं है। जब बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर ये बाइंडिंग मटेरियल नहीं है तो आप लोग इससे मोटार नहीं बना सकते। लेकिन पोजोलोना से सीमेंट बन जाता है। अगर आप सीमेंट के साथ थोड़ा सा पोजोलोना ऐड कर दो ना, तो सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी के अंदर मिक्स होके ये अपनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी जनरेट कर लेगा, लेकिन खुद की बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसकी खुद की बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है, या लिख दूं खुद की बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना, या खुद की बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप कैपेसिटी नहीं है तो प्रॉपर्टी लिख दो, है ना। खुद की बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है, खुद की बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सीमेंट के साथ मिक्स होता है। उसके बाद आप लोगों का क्या करता है, देखो मैं बताता हूं आपको। यह सीमेंट है ना, तो सीमेंट आप लोगों का पानी के साथ हाइड्रेशन होके CaOH का होल ट्वाइस बना देगा, है ना। इसके साथ अब आप लोग यहां पर सिलिका ऐड कर दो। इसमें मैंने बोला हाईली सिलिका है, एल्यूमिना भी है, पर सिलिका से आप लोग समझो। तो यहां पर C भी है, S भी है और H भी है। तो यहां पर CHS जेल आप लोग यहां पर बना देता है ना। तो ये CHS जेल आप लोग बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल आप लोगों को बना देता है। ये आपको यहां पर क्या देता है, ये आपको स्ट्रेंथ देता है। ये तो काम हो गया सीमेंट के साथ। अगर सीमेंट के साथ अगर हमने ऐड किया है इसको, तो इसकी यहां पर क्या कर देगा, अच्छी खासी बेटर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसकी खुद ही कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी आप लोग की खुद की नहीं है ना। तो आप लोग इसको प्लास्टर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहां पर पोजोलोना करेक्ट आंसर निकल आएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पोजोलोना वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, इसके अलावा एक गोज मोटार भी आता है, इसको भी आप लोग याद करके चलें। एक गोज मोटार भी आता है ना, गोज मोटार क्या होता है? गोज मोटार के अंदर सीमेंट भी डाल दो, प्लस थोड़ा सा लाइम भी डाल दो, प्लस सैंड डाल दो, है ना। सीमेंट प्लस लाइम प्लस सैंड से मिलकर बनेगा आपका ये गोज मोटार, है ना। ठीक है, देखो आपको बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सीमेंट की स्ट्रेंथ बेहतर है, लेकिन लाइम की प्लास्टिसिटी बेटर है ना। तो ये दोनों की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहीं चाहिए, कहीं डैम्पनेस वगैरह एरिया के अंदर काम करना चाह रहे हो तो गोज मोटार को आप लोग बेसिकली यूज ले लेते हैं ना। कहीं पे आपको प्लास्टिसिटी अच्छी चाहिए, आप लोग लाइम मोटार के ऊपर चले जाएंगे। कहीं पे आपको स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी चाहिए, आप लोग सीमेंट मोटार के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो ये सवाल आप लोगों को यहां पर याद रखना पड़ेगा, है ना। ये है PYZ आप लोगों को दे रखे। P तो सीमेंट है, Y आपका फाइन एग्रीगेट है, Z आपका कोर्स एग्रीगेट है ना, रेस्पेक्टिवली। और ये दे रखा है वाटर सीमेंट रेशियो, WC इज द वाटर सीमेंट रेशियो। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड फॉर फर्स्ट बैच। देखो पहले बैच के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा, देखो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। ठीक है, तो पहले क्वांटिटी का जो आप पहला बैच जब आप लोग यहां पर करते हैं उसमें जो कम से कम पानी डालते हैं, तो देखो 30% पानी तो आप लोग डालते हैं सीमेंट का, और आप लोग यहां पर 10% पानी डालते हैं आप लोग यहां पर फाइन एग्रीगेट का, और बाकी 1% समथिंग पानी डालते हैं आप लोग यहां पर इसका कोर्स एग्रीगेट का। तो ये याद करके चलना आप लोग, है ना, कि ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है बुक्स में आपको ऊपर वाला देखने को मिल जाए, बट जो करेक्ट फॉर्मूला है ना यहाँ पर देख लेना, या बहुत सारी सेवरल रेफरेंस बुक्स में इसका आंसर गलत भी दे रखा है ना। तो जो करेक्ट आंसर निकलेगा दैट इज द बी आंसर, है ना। ठीक है, तो बी आंसर आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट निकलेगा इसका। तो 0.3P है, 0.1Y है और 0.01Z है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लोग याद करके चलना। 30% तो सीमेंट का। अरे एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात, कि जब हम लोग यहाँ पर है ना एक मिक्स बनाते हैं ना, कंक्रीट मिक्स बनाते हैं, तो कंक्रीट मिक्स के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि जब रेशियो लेते हैं, रेशियो कैसा लेते हैं, जनरली लेते हैं 1:2:4। तो इसका आप लोग कितना भी डालो,
इसका डालो, इसका डालो, देखो तो एक का 30%, एक का 30%, समझ में आ रही? इसका आप कम परसेंटेज लोगे ना तो वो भी उसकी वैल्यू भी इससे ज्यादा रहेगी। एक का 30% कितना होता है? 0.3। अब दो का आप लोग जब 1% लेते हो ना, दो का आप लोग 10% लोगे ना, तो इसका 10% कितना हुआ? 0.2 हुआ इसका 10%। जब इसका 0.01% लोगे तो वो भी वैल्यू आप लोग को हाई देखने को मिलेगी। जब ये आप लोग केजीज के अंदर चलोगे ना, जब आप 1:2:4 से जब आप केजीज के अंदर चेक करोगे तो आपको ये वैल्यू बहुत हाई दिखेगी। तो पानी डालते हैं लिमिटेड अमाउंट का यार, तो आपको यहां पर समझना चाहिए कि यहां पर 0.1 जेड नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। ये अगर अब जिसको ऐसा केजी में दिखाऊंगा तो केजी में समझ में आएगा आपको। अगर मान लो सीमेंट है 100 केजी, तो ये हो गया आपका 200 केजी, ये हो गया आप लोग का 400 केजी। अब समझ में आ रहा है? 10% ये परसेंट और ये परसेंट क्यों लिया हमने, इसलिए इसका परसेंटेज आप लोग का ऑलरेडी कम निकल के आएगा। तो ये जनरल अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तब भी आप लोग का यहाँ पर निकल के आ जाएगा आंसर इसका, है ना। चलो बढ़ते से घटते क्रम में लगा देना, बढ़ते हैं आगे। हाउ डू वी रिड्यूस द श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट में श्रिंकेज कम करना है। श्रिंकेज क्या होता है? श्रिंकेज जनरली आप लोग का होता है कि कॉन्क्रीट को जब डाला तो उसमें पानी बढ़िया था, धीरे 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 इवापोरेशन में तो पानी उड़ने लगा। पानी उड़ा तो पहले कॉन्क्रीट इतना था, अब पानी उड़ गया तो कॉन्क्रीट सिकुड़ गया। यार किसी चीज में पानी निकाल दोगे तो सिकुड़ जाएगी ना, बिल्कुल। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि आप वाटर सीमेंट रेशियो ही कम कर दो। वाटर सीमेंट रेशियो कम करने का मतलब क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो को कम किया, दैट मींस वाटर को कम किया, सीमेंट तो उतना ही है, वाटर को कम किया। अगर वाटर की वैल्यू कम हो जाए तो ऑब्वियस बात है पानी है ही कम तो उड़ेगा क्या, ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल सही। सीमेंट को कम कर दो, अरे सीमेंट को कम कर दोगे, अच्छा देखो वाटर सीमेंट रेशियो आपका सेम है, फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशियो मैं सीमेंट को कम कर दूं तो सीमेंट को कम करूंगा तो मेरे को पानी भी कम करना पड़ेगा। ये ना साइमल्टेनियसली चलता है। आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर कंक्रीट को डिजाइन करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो पे। आपसे कह दूं मैं वाटर सीमेंट रेशियो कम कर दूं तो ऑब्वियस बात है पानी भी कम सीमेंट भी कम, पानी कम सीमेंट कम, तो आप ऑब्वियस बात है आप लोग का यहां पर उड़ेगा भी कम। सेकंड बात, अगर मैं सिर्फ सीमेंट कम करूं तो पानी भी कम करना पड़ेगा क्योंकि एक वाटर सीमेंट रेशियो पे ही डिजाइन करूंगा। एक वाटर सीमेंट रेशियो सेम है, सीमेंट कम किया तो पानी भी कम करना पड़ेगा। तो सीमेंट और पानी दोनों कम किया तो दैट मींस पानी कम हुआ, पानी कम हुआ, अगेन आप लोग बच गए। अगर आपने कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से मिक्स किया तो हाइड्रेशन अच्छी हो जाएगी। साथ के साथ जो पानी है ना, जो फ्री अमाउंट में पड़ा हुआ है, जो उड़ेगा कौन सा, अगर पानी प्रॉपर तरीके से बाउंडेड नहीं है इनसाइड द कंक्रीट मिक्स तो आप लोगों का उड़ जाएगा। फ्री पड़ा हुआ है तो उड़ जाएगा, फ्री नहीं छोड़ा आप लोगों ने तो बाय प्रॉपर मिक्सिंग भी आप लोग यहां पर बचा सकते हो। डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। Which of the following are the specification of a cement bag for storage? स्टोर करना है आपको सीमेंट बैग, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो सीमेंट का वेट कितना होना चाहिए, एक बैग है ना, एक बैग का वेट 50 केजी। वॉल्यूम कितना है? अच्छा देखो वॉल्यूम तो आपको लगभग पता ही होगा ना, वॉल्यूम 35 लीटर होता है। किसी को नहीं पता ऐसा तो नहीं है, किसी को सर वॉल्यूम ही नहीं पता है, हाँ बताओ, तो मैं बता देता हूं कैसे निकालना है। देखो आप लोगों को यहां पर निकालना है वॉल्यूम। देखो देखो आपको यहां से एक बात पता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। इतना फॉर्मूला पता है आपको? बिल्कुल। वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ बैग। एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है, सीमेंट बैग के पूछा ना, एक बैग होता है आपका 50 केजी का, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 50 किलो कट्टा आता है सीमेंट का, है ना। अब देखो मास कितना लिया आपने, 50 किलो अपॉन डेंसिटी कितनी रहती है मैंने बताया 1440। ये है आपका केजी में, ये है आपका केजी पर मीटर क्यूब में। आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में वैल्यू अगर मैं 50 को 1440 से, देखो ये तो वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों को याद ही होगा, है ना। नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, 0.0347222 इस तरह से वैल्यू चलेगी, है ना। देख लो मैंने कैलकुलेट भी कर लिया ना। चलो ठीक है, तो यहां पर इसको लगभग बराबर में लिख सकता हूं कि 0.035 मीटर क्यूब। अब एक मीटर क्यूब जो होता है वो होता है आपका बराबर 1000 लीटर के, 1000 लीटर के, है ना। तो यहां पर इसको मैं लीटर में लिखूंगा तो इंटू 1000 कर दो, कितना आ गया, 35 लीटर आ गया। ये लो साहब, ये 35 लीटर आप लोगों को यहाँ पर एक कट्टा हो गया 35 लीटर के आसपास। तो वॉल्यूम आ गया 35 लीटर का, ये आ गया 50 केजी। अब जो बैग की हाइट रहती है ना भाई, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि जो हाइट रहती है वो 18 सेंटीमीटर की रहती है और जो प्लान एरिया रहता है वो लगभग 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर का रहता है। दोनों ऑप्शन आपको सही दे रखे। या फिर अगर आपको या मान लो ये वाला सवाल सर समझ नहीं आ रहा है, एसएससी ने ये सवाल दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं, एसएससी का सवाल है, एसएससी का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2017 के सवाल है, 24 तारीख का और 25 तारीख का सवाल है, ये 25 तारीख का सवाल है ना। आज दो ही डे की क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, चेक कर लो।
तो आपको ये पता है कि डी एकदम सही है, ए एकदम सही है, तो ए और डी कहां पे दे रखे हैं ऑप्शन में, डी में, तो ये करेक्ट आंसर लग जाएगा आपका, पहली बात। क्योंकि एसएससी को पता है कि आपको इतना कुछ पता नहीं होगा डाटा, तो वो ऑप्शन भी ऐसे बना के देता है कि आपको जितना पता है ना उसमें काम निकाल लेगा, तो उसमें काम निकाल लो। आप स्मार्ट हो तो स्मार्ट तरीके से आप लोग एसएससी में जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी हाइट जो है 18 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, 18 सेंटीमीटर नहीं तो आप लोग यहां से याद रख के चलना कि लगभग है ना 6 से लेके 8 इंच आप लोग याद रख चलना, और इसी के बीच में लाई कर जाता है पूरा 18 सेंटीमीटर की वैल्यू। और प्लान एरिया जो है 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर के आसपास का रहता है। अब इसमें एक डाटा एग्जैक्टली नहीं है, बट ठीक है, आप लोग 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर के आसपास की वैल्यू मान के चल लेना। हाँ, अब इसका कोई ऐसा रेंज वेंज नहीं है हमारे पास, अब याद ही करनी पड़ेगी तो याद ही करनी पड़ेगी। अगला करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है। पहली बात, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ सीमेंट फ्रॉम चार्ज ड्रम ऑफ द मिक्सर। देखो पहली बात कि अगर मान लो कोई ड्रम है, उस ड्रम के अंदर सीमेंट डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, प्रॉपर मिक्स कर दिया ना, कंक्रीट डाला ना, हाँ ठीक है। देखो अगर किसी पर्टिकुलर ड्रम के अंदर, ड्रम क्या होता है, देखो ड्रम आप लोगों का काम क्या आता है, आप लोगों ने देखा होगा ना ड्रम मिक्सर देखा होगा ना इस तरह से घूमते हुए, है ना। किसी ड्रम मिक्सर के अंदर अगर आप पूरा कंक्रीट डाल दो तो उस कंक्रीट के अंदर से क्या सीमेंट बाहर निकल जाना चाहिए? आप एक बात बताओ, मिक्सिंग करने के लिए आपने मिक्सर के अंदर क्या किया, सारा कंक्रीटिंग फिल करी, उस कंक्रीट में से सीमेंट बाहर निकल के आ गया, कैसा लगेगा? ऑब्वियस बात है यार, ये देयर शुड नॉट बी, बिल्कुल सही बात है यार। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो कि सीमेंट शुड बी मिक्स्ड फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। देखो कम से कम ना 1 से लेकर 3 मिनट तक तो आपको यहां पर रखना ही रखना पड़ेगा, 1 से लेकर 3 मिनट, कम से कम 1 मिनट, बाकी ज्यादा 2 से 3 मिनट तक, डिपेंड्स ऑन किस तरह का सीमेंट आपने डाला, कितना पानी उसमें डाला है, ठीक है। 10% ऑफ वाटर पहले ही डाल देते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल पते की बात है कि कम से कम ना, देखो मैं पहले बता दूं कि जो रोटेटिंग ड्रम रहता है ना, उस ड्रम में पहले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, फिर आप लोग सब कुछ डालते हैं। पहले पानी डालो, फिर आप लोग यहाँ पर सीमेंट वगैरह जो जो कुछ है सारा का सारा प्लेस करो, फिर उसके बाद काम करते हैं आप लोग, है ना। तो ये आप लोग का जनरल, आप लोग का यहाँ पर जनरल स्पेसिफिकेशन है, जनरली हम लोग इसी तरह से काम करते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला, सीमेंट आपका बेकार हो जाएगा अगर इसने मॉइस्चर कंटेंट अब्सॉर्ब, देखो सीमेंट अगर जैसे अब्सॉर्ब कर लेता है ना मॉइस्चर कंटेंट, वैसे की वैसे वो खराब होना चालू होता है, अपने लम्प फॉर्म में आना चालू हो जाता है, उसके बाद उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी की भी आप लोग की रिडक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखो सीमेंट ना जब तक 2-3% तक भी आप लोग का पानी अब्सॉर्ब कर रहा है तब तक तो आप लोग ठीक मान लेते, क्योंकि हल्का फुल्का तो पानी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा वो सराउंडिंग से। लेकिन जैसे 5% से ज्यादा उसने अब्सॉर्ब किया, आप लोग समझ जाना कि वो खराब तरह है। तो 5% आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर मान के चले, यही आपका ए स्कोर कहता है। एग्जाम्पल है सीमेंट का, उसको आप साउंड कह देंगे। देखो तो साउंडनेस जो है, साउंडनेस का मतलब क्या, वॉल्यूम के अंदर चेंज। तो साउंडनेस किसी भी पर्टिकुलर सीमेंट के अंदर आएगी किस 3 चीजों की वजह से, एलएसएम, एलएसएम समझते हो, लिमिट स्टेट मेथड नहीं है यहां पर इसका मतलब। एलएसएम का अंदर एल का मतलब है लाइम, एस का मतलब सिलिका नहीं है, सल्फर है, याद करके चलना, और एम का मतलब है आपका मैग्नीशिया या एमजीओ, है ना। लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया, इन तीनों की वजह से आप लोगों का यहाँ पर साउंडनेस की प्रॉपर्टी आपकी आती है सीमेंट के अंदर। तो लाइम आपको करेक्ट आंसर निकल आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला, एयर परमिबिलिटी टेस्ट अभी बताया, एयर परमिबिलिटी टेस्ट फाइननेस का टेस्ट है ना। इसके लिए लीचैटली टेस्ट करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आप लोग सीटीएम मशीन काम में लेते हैं, इसके लिए आप लोग सीटीएम मशीन काम में लेते हैं। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन आप लोग काम में ली जाती है। स्लम टेस्ट आप लोग यहाँ पर कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट के लिए करते हैं, सीमेंट के लिए नहीं करते हैं, है ना। कंक्रीट का टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट फॉर कंक्रीट। साउंडनेस टेस्ट आप लोग ली चैटलियर apparatus की मदद से करते हैं, ली चैटलियर apparatus की वजह से, apparatus नहीं, सॉरी ली चैटलियर apparatus गलत हो जाएगा, ली चैटलियर टेस्ट याद रखना। ली चैटलियर apparatus अलग चीज है ना, वो अलग आदत है। ली चैटलियर फ्लास्क आप लोगों का यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए काम में आता है, ये apparatus टेस्ट आप लोग याद रखना, है ना। जो पर्टिकुलर फ्लास्क है, वो जो apparatus है फ्लास्क वाला, वो आप लोग का अलग हो जाता है। मेन पर्पस क्या होता है साउंडनेस का, साउंडनेस क्या करती है, वॉल्यूम में चेंज करती है यार, ये तो बताया ना, चेंज इन वॉल्यूम इन द सीमेंट आफ्टर सेटिंग। सीमेंट सेट होने के बाद क्या वो वॉल्यूम चेंज ना कर दे, इसको आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, साउंडनेस कहते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनिशियल सेटिंग टाइम, अच्छा बताओ आईएसटी कितना होता है यार, ये तो मेरे ख्याल से बच्चे को पता है कि कम से कम ना, हमें कम से कम बोल रहा हूँ, तो कम से कम आप लोगों को यहाँ पर 30 मिनट तो आपको मिलने चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज्यादा ही होना चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 30 मिनट रहना है, यानी कि सीमेंट के अंदर पानी मिलाओ तो हाथ सेट ना हो,
सीमेंट कम से कम 30 मिनट का टाइम दे कि उसको उठा के मैं जहां पर लगाना है वहां पर लगा दूं, है ना। ऐसा अगर हाथों हाथ सेट हो जाता है ना तो इसको हम लोग यहाँ पर क्विक सेट बोलते हैं। क्विक सेटिंग की कंडीशन कहते हैं अगर विद इन मिनट्स अगर आपका यहाँ पर सेट हो जाए, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स, है ना, विद इन मिनट्स अगर आप लोगों का सेट हो जाए। और इसी को आप लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, है ना, तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने क्या डाला हुआ है, इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जिप्सम डाला हुआ है। तो जिप्सम का जो एडिशन है ना वो इनिशियल सेटिंग टाइम को 30 मिनट तक खींच लेता है। अदरवाइज तो सीमेंट जो क्लिंकर निकला था ना, उस क्लिंकर को बिना जिप्सम में ऐड किए अगर मैं सीधा पैक कर देता तो सीमेंट में पानी डालते वो विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2-3 मिनट्स आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है, सेट हो जाता। लेकिन जिप्सम क्या करता है, जिप्सम इसी टाइम को थोड़ा सा बढ़ा के चलता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को 30 मिनट तक कर देता है। फाइनल सेटिंग टाइम अगर मैं बात करूं तो फाइनल सेटिंग टाइम जो है आप लोगों का किसी भी हाल में 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन 10 आवर्स के अंदर आप लोगों का यहाँ पर प्रॉपर सेट हो जाना चाहिए। इनिशियल सेट का मतलब है वो टाइम जैसे जैसे आप लोगों की प्लास्टिसिटी जस्ट लूज करना चालू करती है। ऐसा होता है ना कि सीमेंट जस्ट आप लोग का हल्का सा कड़क होना चालू हुआ, हल्का सा आप लोग का सेट होना चालू हुआ, मामूली सा जस्ट प्लास्टिसिटी लूज करने लगा, दैट टाइम विल बी काउंटेड एज इनिशियल सेटिंग टाइम। जब पूरा ही आप लोग का क्या हो गया, पूरा ही सेट हो गया, दैट टाइम वुड बी कंसीडर्ड एज फाइनल सेटिंग टाइम। अगला, एक बैग सीमेंट 0.035 मीटर क्यूब, 0.035 मीटर क्यूब, इसको अगर मैं यहाँ पर वेट के टर्म में लिखूं तो कितना लिख सकता हूँ, 50 केजी लिख सकता हूँ। अभी चेक किया, 50 केजी सीमेंट को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, 0.035 मीटर क्यूब बोलते हैं। तो कितने नंबर ऑफ बैग चाहिए 1 टन सीमेंट के लिए, 1 टन सीमेंट के लिए, है ना। तो नंबर ऑफ बैग देखो, नंबर ऑफ बैग, 1 टन का मतलब कितना केजी, 1000 अपॉन एक बैग में कितना, 50 केजी। कितने बैग चाहिए, 20 केजी, 20 बैग्स, केजी 20 बैग, 20 बैग्स। अगला, which of the following is fused together to prepare high alumina cement। देखो हाई alumina सीमेंट जो होता है, ये हाई alumina सीमेंट ना आप लोग दो ही चीजों से बनाते हैं, एक तो बॉक्साइट और दूसरा होता है लाइमस्टोन। बॉक्साइट के साथ, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है, ये भी याद करके चलना कि जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो है ये है आपका एल्यूमिनियम का ओर, एल्यूमिनियम का ओर। इसके साथ आप लोग फ्यूज करते हैं या इसको लाइमस्टोन के साथ डाल के आप लोग यहां पर क्या बनाते हैं, आप लोग यहां पर हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाते हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है ये आपका अच्छी स्ट्रेंथ देता है। देखो इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है ना, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप ओपीसी से कंपेयर करेंगे तो ओपीसी से अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की ज्यादा अच्छी है। अगर मैं बात करूं तो देखो, तो आप लोग यहां पर इसको फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी अच्छी है, यानी कि फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग से भी बचाता है आपको, थ्रोइंग से क्या करता है, ये आपको सेफ रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है फ्रीजिंग थ्रोइंग के अलावा, वो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग जो याद कर सकते हो, दैट इज कि इसकी जो केमिकल रेजिस्टिंग कैपेसिटी है ये भी आपकी अच्छी है। केमिकल्स को भी अच्छे से रेजिस्ट कर लेता है ना। मराइन कंडीशंस के अंदर भी आप लोग यहाँ पर इसको बहुत हद तक यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल से भी आप लोग को क्या करता है, रेजिस्ट करा के रखता है। फ्रीजिंग थ्रोइंग से बचाता है। फ्रीजिंग थ्रोइंग का मतलब कोई सीमेंट है, जैसे मान लो सीमेंट को मैंने यूज कर रहा हूँ ठंडे रीजन के अंदर, तो ठंडा रीजन है तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर जो पानी वो जम सकता है, फिर पिघल सकता है। पानी की डेंसिटी जैसे बर्फ में चेंज होता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। बर्फ का वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है पानी के वॉल्यूम से, इसलिए बर्फ की डेंसिटी आप लोगों को कम मिलेगी। वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। वॉल्यूम ज्यादा है, जब पानी को जमा देते हैं ना हम लोग तो ज्यादा फैल जाता है वो, इसलिए बर्फ आपको तिरती नजर आती है पानी के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पर कुल मिला के मान के चले कि इसी वजह से आप लोग यहाँ पर जब ठंडे रीजन्स के अंदर आप लोग काम करोगे तो वहां पर आपको जनरली यहाँ पर ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फ्रीजिंग थ्रोइंग से बचाता है कि बार बार अगर मान लो पानी जम रहा है, पिघल रहा है, तो उस वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, कंक्रीट आप लोग का फेस ना करे प्रॉब्लम, तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पर ही काम करके चलते हैं। तो बॉक्साइट और लाइमस्टोन को आप लोग साथ में फ्यूज करता है। अगला, a gap of, अच्छा देखो ये स्टेटमेंट, अच्छा देखो, a gap of 0.3 मीटर is to be maintained between cement bag and wall while storing cement। देखो सीमेंट को जब आप स्टोर करते हैं तो याद रखना, स्टोर जब आप लोग करोगे ना, स्टोर करते हो तो स्टोर करते टाइम आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो जहां पे स्टोर करोगे वो ड्राई होना चाहिए, लीक प्रूफ जगह होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, लीक प्रूफ जगह होनी चाहिए, है ना, ठीक है, पहली बात। सेकंड बात, ऐसी जगह पे आपकी विंडोज भी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम विंडोज, है ना, क्योंकि विंडो होगा तो एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा, एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो एयर के साथ साथ मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर अगर आपका सीमेंट ने कैप्चर कर लिया तो वो लम्प फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और 5% से ज्यादा मॉइस्चर अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर आपका पूरा सीमेंट ही खराब हो जाएगा। अगला, तो वहां पर विंडो भी नहीं होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। सेकंड बात,
कि जब आप इनका स्टेक बनाते हो, स्टेक का मतलब होता है, देखा होगा ना, एक कट्टे के ऊपर इकट्ठा करते करते आप प्रॉपर तरीके से इस तरह से जमा देते हो, है ना, इसको स्टेक बोलते हैं। तो स्टेक जो है, स्टेक जो है या जो स्टोरेज है, या जो स्टेक है या फिर जो स्टोरेज है, वो आपको याद करना है, वो आपको करना है वुडन प्लैंक के ऊपर। किसके ऊपर करना है? वुडन प्लैंक के ऊपर करना है, यानी कि एक लकड़ी के गत्ते के ऊपर करना है, सीधा नीचे नहीं रख देना। क्योंकि अगर यदि डायरेक्ट आप लोगों ने नीचे रख दिया ना सीमेंट, और मान लो गलती से पानी आ गया फर्श के ऊपर, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सीमेंट का कट्टा गीला हो जाएगा। एक बार उसके अंदर मॉइस्चर एंटर किया, आप लोग का खराब हो जाता है पूरा का पूरा सीमेंट ना, फिर आप लोग यूज नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर वुडन प्लैंक के ऊपर रखते हैं, और जिसकी हाइट अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पर 150 से 200 mm अबव रखते हैं, अबव फ्लोर, फ्लोर के 150 से 200 mm ऊपर रखना है आप, ठीक है। अच्छा, और जो एक स्टेक रहेगा, उस स्टेक की जो हाइट रहती है ना, हाइट ऑफ स्टेक, हाइट ऑफ स्टेक के बारे में भी याद रखना है कि हाइट ऑफ स्टेक जो है आपको जनरली 10 बैग से कम रखनी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर कितने बैग रख दो, 10 बैग से कम ही रखने हैं आप लोगों को, है ना, ठीक है। और आप लोगों के सामने एक और मेंशन है कि जो विड्थ रहेगी इस पर्टिकुलर स्टेक की, वो 4 बैग के बराबर रहेगी, यानी कि एक साथ 4 बैग विड्थ जो है आप लोग 4 बैग करके रखोगे, 4 बैग या फिर कह दो आप लोग 3 मीटर, जो भी आप लोगों को सही लगे, इतनी आप लोग की एक स्टेक की विड्थ रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों से, यहाँ पर इसने सवाल तो कुछ अलग ही पूछा हुआ है, इसने स्पेसिंग का सवाल पूछा हुआ है। स्पेसिंग का बता दूं कि जो स्पेस रहता है, वो स्पेस आप लोग का डोर के, देखो जो दीवार है ना, दीवार देखो, दीवार के अंदर सीलन आ जाती है, तो दीवार के जस्ट सटा के आप लोग यहाँ पर सीमेंट बैग को नहीं रखते, दीवार से आप लोग गैप लेते हैं थोड़ा सा, उस गैप के बाद सीमेंट बैग रखना चालू करते हैं। तो जो गैप लेते हैं ना, वो स्पेस जो है, स्पेस 600 mm का रहता है, 600 mm बिटवीन स्टेक एंड वॉल, ठीक है। अब देखो, पहला बोल रहा है कि सर गैप लेते हैं 0.3 मीटर का, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि सर एक गैप लेते हैं 100 मीटर का, किसके बीच में? बैग और वॉल के बीच में। तो ऑब्वियस बात है, ये आप लोग के दोनों गलत है, तो यहां पर आप लोग का डी ऑप्शन सही निकलेगा। कौन सा आंसर है? डी। ना तो ये सही है ना ये सही है। आपको कितना लेते हैं? 600 mm का गैप लेते हैं, इसने ले 3.3 मीटर रहा है और 100 सेंटीमीटर रहा है, दोनों ही गलत है। अगला ये देखो, अगेन आप लोग यहाँ पर सेम सवाल दोबारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। चलो ठीक है, फिलहाल तो ये हमने देख लिया, गैप जो है ये आपका नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है ना। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।